पॉलिटिकल साइंस, जिसमें जस्टिस न्याय। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके निवास की खोज करना ही है। रिपब्लिक में उसकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया है। इब्न स्टीन तो लिखते हैं कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन की समस्त तत्व शामिल हैं। प्लेटो के न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया गया है। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। अरस्तू के न्याय के दो भेद माने जाते हैं, वितरणात्मक तथा राजनीतिक न्याय या राजनीतिक न्याय, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। दूसरा है सुधारक या करेक्टिव जस्टिस। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत यह है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उसके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार हो। सुधारक न्याय का तात्पर्य यह है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाए। न्याय की धारणा। पहला, नैतिक न्याय। नैतिक न्याय व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। नैतिक न्याय के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया जा सकता है उनमें से कुछ हैं: सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना। कानूनी न्याय। कानूनों का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होने चाहिए तथा कानूनों को लागू करना अर्थात बनाए गए कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का महत्व यह है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास के पूर्ण अवसर प्राप्त हों। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पड़ता ही है। अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज्य व्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सकें और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। यही राजनीतिक न्याय है। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का तात्पर्य पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं, किंतु वास्तव में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार के अंतर्गत किसी भी रूप में संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनमानी व्यक्तियों के द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए। दंड या पनिशमेंट। अनवीक्षिकी, त्रयी-वार्ता और दंड नीति की ये चार विधाएं हैं, क्योंकि विधा वह है जिसमें धर्म व अर्थ का परिज्ञान और सिद्धि हो, किंतु इनमें दंड नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य विधाओं का मूल दंड नीति में ही है और संपूर्ण सांसारिक जीवन दंड नीति पर ही आश्रित है। दंड व्यवस्था का उद्देश्य। दंड एक अप्रिय शब्द है, किंतु दंड व्यवस्था कोई अवांछनीय वस्तु नहीं है। दंड व्यवस्था का अस्तित्व संपूर्ण समाज के लिए हितकर है। किसी भी देश के नागरिक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए राज्य कानून का निर्माण करता है। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो वह अपने राज्य की शांति और सुरक्षा को संकट में डालता है। इस प्रकार राज्य उस व्यक्ति को दंडित करता है जिसने इसे तोड़ा है, जिससे राज्य की शांति और सुरक्षा की रक्षा हो सके।
दंड व्यवस्था के आवश्यक तत्व। कौटिल्य ने लिखा है कि यदि काम, क्रोध या अज्ञानवश दंड दिया जाए तो जनसाधारण की कौन कहे, वानप्रस्थ और सन्यासी क्षुब्ध हो जाते हैं। यदि दंड का उचित प्रयोग नहीं होता तो बलवान मनुष्य निर्बलों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को। दंड व्यवस्था के अंतर्गत निम्न बातों का देखना आवश्यक है। पहला, अनुपात। दूसरा, विवेक। तीसरी, निष्पक्षता। चौथा, मानवता। दंड व्यवस्था के सिद्धांत। इसमें पहला है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला लेना। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी का बदला लेना है। इस प्रकार प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का आधार जैसे को तैसा, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत का वाला विचार है। इस प्रकार प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का आधार जैसे को तैसा, आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत वाला विचार है। प्राचीन काल में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को ही मान्यता प्राप्त थी। उस समय अपराधी को उन व्यक्तियों को सौंप दिया जाता था जिन्हें उस अपराध से हानि पहुंचती थी। निवर्तक सिद्धांत या डिटेरेंट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार दंड अपराधी सहित सारे समाज के लिए एक चेतावनी होना चाहिए जिससे अपराधों और अपराधियों की संख्या में कमी हो। दूसरे शब्दों में अपराधी को दंड इसलिए दिया जाता है कि दूसरे व्यक्ति उसकी दुर्दशा देखकर डरें और अपराध करने का साहस न करें। भारतीय राजनीतिक कौटिल्य भी इस सिद्धांत में विश्वास रखते थे और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में 17 भयानक दंडों का विधान किया है। तीसरा है सुधारक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। यही सबसे उचित और अच्छा सिद्धांत है। सुधारक सिद्धांत आधुनिक मनोवैज्ञानिक अन्वेषण पर आधारित है जिसके अनुसार असाधारण मनोवृत्तियों केवल अस्थायी रूप से व्यक्ति को अपने वश में कर लेती हैं और उस समय किए गए कार्य आत्म विसर्मण के क्षणों में किए गए होते हैं जिस पर स्वयं अपराधी को उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाने पर पश्चाताप होता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी एक मानसिक दोषी होता है और अपराधी को सुधारने के लिए अमानुषिक दंड की नहीं वरन सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका मूल्यांकन। आलोचकों का तर्क है कि उनका स्वभाव का दृष्टिकोण अत्यधिक आदर्शात्मक है। यह उन पक्के अपराधियों पर ध्यान नहीं देता जो अस्थायी मनोविकार के कारण नहीं वरन मूल अपराधी प्रवृत्ति के कारण अपराध करते हैं। सुधारात्मक सिद्धांत अल्पवयस्कों और पहली बार के अपराधियों के लिए अच्छा हो सकता है, किंतु पक्के अपराधियों के संबंध में इस सिद्धांत को अपनाने पर कारागार समाज के शत्रुओं के विश्राम स्थल बन जाएंगे और कानून तथा न्याय की संपूर्ण व्यवस्था मजाक बनकर रह जाएगी। चौथा है आदर्शात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को दंड प्रतिशोध की भावना से अथवा अन्य व्यक्ति के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं दिया जाता वरन ऐसा केवल इसलिए किया जाता है कि अनैतिकता के वशीभूत होकर उसने एक अनैतिक कार्य किया। अतः दंड की मात्रा व्यक्ति द्वारा की गई अनैतिकता के अनुपात में होनी चाहिए। अपराधी को दंड देने के लिए प्रयुक्त बल नैतिक इच्छा की स्वतंत्रता के विरुद्ध कार्य करने वाले बल के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार दंड एक अनैतिक कार्य रहकर नैतिकता के सक्रिय पोषक बन जाता है। अरे यार